नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हम यूपी टीजीटी आर्ट के पेपर सोल्व कर रहे थे। यूपी टीजीटी आर्ट के तो हम इससे पहले 3 पार्ट कर चुके हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है ये हमारा। तो इससे पहले वाले पार्ट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लीजिए। पहले वो पार्ट देखिए, उसके बाद में ये देखिए। हम क्या है, इसको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व कर रहे हैं, पूरी डिटेल के साथ में सॉल्व कर रहे हैं। तो 75 क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 76 से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है। हाशिया बनाकर, देखिए फ्रेंड्स, हाशिए का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाशिया होता क्या है। एक्चुअल में हाशिया होता क्या है कि जो ये पेंटिंग है, एक तरीके से ये क्या है, ये एक पेंटिंग है। अब देखो, ये इतना बड़ा फ्रेम है, इसके अंदर यहाँ पे पेंटिंग बनी है। देखो, एक मिनट हम कलर कर लेते हैं अलग, ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। अब देखो, यहाँ पे क्या है, इतने के अंदर ये क्या है, यहाँ पे पेंटिंग बनी है। ये ग्रीन कलर का बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे इस तरीके से जो भी है, ये एक पेड़ की आकृति बनी हुई है, ठीक है। इसके नीचे कोई, यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है, ये देखो इस तरीके का, ठीक है। अब समझ में आया आपको? अब मैं बताता हूँ आपको। रेड कलर का हमने कर लिया, इसको हटा देंगे, ब्रश कर देंगे। तो ये हमारा हो गया पेंटिंग। देखो, अब इसमें देखो, ये एक पेंटिंग है। अब ये आउटसाइड का ये क्या है, ये आउटसाइड वाला फ्रेम है। अब यहाँ पे क्या है, ये पेंटिंग है, इसके अलावा फ्रेम जो है वो फ्रेम यहाँ पे लगता है, वो लकड़ी का जो फ्रेम है, फ्रेम यहाँ पे लगता है। लेकिन ये पेंटिंग बनाते हैं ना, इस पेंटिंग के आउटसाइड में ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये यहाँ पे बॉर्डर बनाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे ये बॉर्डर बनाते हैं। और ये बॉर्डर क्या होती है, अलंकृत होती है। क्या होती है, अलंकृत बॉर्डर बनाते हैं। ये जो अलंकृत बॉर्डर बनाने की जो परंपरा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाशिया। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हाशिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाशिया। अब ये बॉर्डर बन गई ना, ये ब्लू कलर की जो बॉर्डर दिख रही है, ये क्या है, हाशिया। ये बाहर लकड़ी का फ्रेम है, ये क्या है, ये लकड़ी का फ्रेम है। ये जो अलंकृत बॉर्डर बनती है, ये बीच में फ़ोटो है, पेड़ है, इस पेड़ के नीचे आदमी बैठा हुआ है। ये वाली क्या है, एक फ़ोटो है, ये पेड़ है, ये यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। ये एक पेंटिंग है। तो इस पेंटिंग के आउटसाइड में ये अलंकृत जो बॉर्डर बनाते हैं, अलंकृत जो बॉर्डर बनाते हैं, उस बॉर्डर को क्या बोलते हैं, हाशिया बोलते हैं। समझ में आया होगा आपको कि ये पेंटिंग है, इतने में पेंटिंग है। सोच के देखो, ये पोर्ट्रेट बना रहे हैं हम, ये ऐसे पोर्ट्रेट हो गया, ये फेस हो गया, ये पोर्ट्रेट है एक, ऐसे समझ लो ये पोर्ट्रेट है, ठीक है। ये पोर्ट्रेट है, इसको ऐसे कर देते हैं, ये पोर्ट्रेट है, ठीक है। इतनी पेंटिंग है। अब हम क्या करते हैं, इसकी बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर को क्या करते हैं, हम करते हैं बॉर्डर को अलंकृत। तो इतनी बड़ी बॉर्डर बना देना, और इसको क्या करना, अलंकृत करना। इसमें ऐसे करके जो भी है, ऐसे करके डिजाइन बना देना। ये अलंकृत डिजाइन बना देना, ये बॉर्डर बनाते हैं अलंकृत करके। इसको बोलते हैं हाशिया। क्या बोलते हैं, ये वाला हाशिया, इसको बोलते हैं हाशिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब बात करें हाशिए की, तो हाशिया जो है, अलंकृत बॉर्डर जो है, वो इसमें से अगर बोलें तो इसमें से कहाँ से, देखो हाशिया अगर हम राजस्थानी शैली, सॉरी, हम भारत की जो शैलियाँ, कला शैलियाँ पढ़ते हैं, उसमें मुग़ल शैली जो आती है, क्या आती है, मुग़ल शैली। मुग़ल शैली के अंदर हाशिए का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। और मुग़ल शैली जो विकसित हुई है, मुग़ल शैली कहाँ से आई थी, फ़ारस से। कहाँ से आई थी, फ़ारस से। देखो, बाबर हुमायूं जो आया, वो बेहजाद कलाकार उसके काल में आया था ना। बेहजाद नाम का कलाकार सुना है आपने, पूर्व का राफेल जिसे बोलते हैं, ये फ़ारस से आया था बेहजाद कलाकार। कहाँ से आया था, फ़ारस का। ये फ़ारस का कलाकार था बेहजाद। तो ये फ़ारस से आया था। वहाँ से बहुत सारे कलाकार, जैसे मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, ये अकबर के दरबार में थे, ये हुमायूं के काल में आए थे। तो ये जो कलाकार थे, ये कलाकार इनके दरबार में आए थे। ये बाबर के दरबार में आया था, बाबर लेके आया था बेहजाद को। फिर अब्दुल समद, ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी और मीर सैयद अली जुदाई उनको
हुमायूं लेकर के आया था। तो ये जो दरबारी कलाकार हैं ये कहाँ से आए थे? फारस से। तो ये फारसी जो कला है वो उनको बनाते थे, तो वो क्या करते थे, वहाँ पे हाशिया बनने की परंपरा थी, यानी कि बॉर्डर अलंकृत बनने की परंपरा थी। वो फिर क्या है, भारत के अंदर जो मुगल शैली पनपी इसमें भी वो हाशिया का प्रयोग करते थे। तो आई कहाँ से है? फारस से। कहाँ से आई है? फारस से। तो हाशिया इसमें से अगर मुगल शैली होता तो हम मुगल करते, वहाँ पे फारस नहीं मिलता हमको। राजस्थानी, ऐसे राजपूत शैली, फिर यहाँ पे कोई और नाम होता, और फिर ये जैन शैली होता, तब हम क्या करते, मुगल शैली होता तो मुगल शैली को हम टिक करते। लेकिन यहाँ पे फारस शैली दिया है तो एक्चुअल में क्या होगा? फारस शैली, क्योंकि फारस से ही ये जो हाशिया बनाने की परंपरा है वो शुरू हुई थी और बाद में इंडिया के अंदर आई थी, याद रखना। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बता रहे हैं ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हम पूरी डिटेल के साथ में सॉल्व कर रहे हैं, आप अगर स्किप करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो छूट सकती है। ठीक है, अभी देखिए, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, जिसका संस्थापक ललित कला अकादमी नई दिल्ली, उसकी संस्थापक सदस्य कौन बनाए गए थे? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, कौन था वो? देवी प्रसाद राय चौधरी। कौन था? देवी प्रसाद राय चौधरी संस्थापक सदस्य बनाए गए थे DP प्रसाद राय चौधरी को। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। अब पूछा ये गया है कि इनके द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती है, जो पत्रिका निकाली थी वो कौन सी थी? नई दिल्ली की पत्रिका कौन सी है इनमें से? तो फ्रेंड्स, इनमें से पत्रिका है समकालीन कला। कौन सी है? समकालीन कला, याद रखना। कौन सी पत्रिका है? समकालीन कला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, धातु के जो स्टील के बर्तन लेकर के जो कार्य करते थे उसका नाम है सुबोध गुप्ता। कौन है? सुबोध गुप्ता। आप गूगल पे सर्च कीजिए सुबोध गुप्ता, सुबोध गुप्ता, सुबोध गुप्ता सर्च करो, उनका आर्ट वर्क देखो, सुबोध गुप्ता का आर्ट वर्क देखोगे, बहुत शानदार आर्ट वर्क है। स्टील के बर्तनों को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो नई दिल्ली में है, वहाँ पे सुबोध गुप्ता क्या करती, बाहर साइड में लगी हुई है बरगद का पेड़, स्टील के बर्तन को जोड़ जोड़ के चिपका करके उनसे बनी है। तो स्टील के बर्तनों का प्रयोग करते हैं काफ़ी सारे। तो कौन है? सुबोध गुप्ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? द्वितीयक रंग समूह का नहीं है, नहीं है पूछा है फ्रेंड्स। क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ। बैंगनी क्या है? द्वितीयक रंग है। नारंगी क्या है? द्वितीयक रंग है। हरा क्या है? द्वितीयक रंग है। पीला क्या है? पीला प्राथमिक कलर है, यानी कि ये प्राइमरी कलर है। इसका मतलब ये नहीं है, तो इसका मतलब ये हमें करना है ऑप्शन में, क्योंकि ये प्राथमिक कलर है। अब देखो, हरा किससे मिलकर बनता है? ब्लू प्लस में येलो। अगर ब्लू प्लस में येलो करेंगे तो क्या मिल जाएगा? हरा। अब नारंगी मतलब संतरा कलर किससे मिलेगा? रेड प्लस में येलो से। ये हमें क्या मिल गया? नारंगी कलर। बैंगनी किससे मिलेगा? बैंगनी मिलेगा रेड प्लस में ब्लू से। रेड प्लस में ब्लू से क्या मिल जाएगा हमें? बैंगनी कलर मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये पीला कलर, ये वाई सीधा इसका सिंबल क्या है? वाई, येलो, बस सिंपल कलर है। तो ये क्या है? प्राथमिक कलर है। ये क्या है? प्राथमिक। तो द्वितीयक रंग समूह का नहीं है पीला। अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? फ्रेंड्स, इनमें से जो गुफा है वो है सीतनवासल। कौन सी गुफा है? सीतनवासल गुफा है। फ्रेंड्स, सीतनवासल को लेकर कई कन्फ्यूजन है, गुफा नदी को लेकर के। एक तो कृष्णा नदी बोलते हैं, एक बोलते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी भी इसके पास में ही है। तो अगर ऑप्शन में कावेरी नदी मिल जाए तो कावेरी पे अगर आप सीतनवासल बोलो तो कावेरी पे भी बोल सकते हो। इसमें क्या दिया है? कृष्णा नदी दिया है और सीतनवासल दे दिया, तो हम क्या करेंगे? सीतनवासल ही कृष्णा नदी का सीतनवासल करेंगे। अगर ये क्वेश्चन बनता कि सीतनवासल कौन सी नदी के किनारे स्थित है और ऑप्शन में कृष्णा नहीं होता, कावेरी होता, तो हम क्या करते? कावेरी करते। क्या करते? कावेरी करते। अगर ऑप्शन में कृष्णा नदी है तो कृष्णा करेंगे, क्योंकि UPTGT ने कृष्णा नदी को ही सही माना है। सीतनवासल गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। याद रखना, सीतनवासल गुफा जो है जैन धर्म से संबंधित है। और तंजौर जो तमिलनाडु में है, तंजौर वहाँ पे है। कहाँ पे है? तंजौर तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तंजौर तमिलनाडु में। तंजौर तमिलनाडु में ये गुफा है। तंजौर तमिलनाडु में ये गुफा है।
ठीक है। अब ये गुफाएं हैं जैन मंदिर इनको बोलते हैं, जैन गुफा मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित है। याद रखना ये चारों की चारों जैन हैं, ये चारों की चारों क्या है, जैन। चारों की मतलब शीतनवासल में कितनी गुफाएं हैं, 4। शीतनवासल में कितनी गुफाएं हैं, 4। ठीक है। इसके बाद में देखिए इसमें एक छत है जिसकी छत के ऊपर कमल सरोवर का दृश्य बना है। ये बहुत फेमस है, इसके बारे में बहुत बार पूछते हैं। कमल सरोवर का दृश्य कहाँ पे बना है, किसकी गुफा की छत पर बने हैं, कमल सरोवर का दृश्य, कमल सरोवर का दृश्य, कमल सरोवर का दृश्य। तो कमल सरोवर का दृश्य जो बना है शीतनवासल की गुफा है। कौन सी है, शीतनवासल की गुफा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में बताओ कि इसकी खोज किसने की थी, शीतनवासल गुफा की खोज की थी टी.एस. गोपीनाथ ने। किसने की थी, टी.एस. गोपीनाथ ने। टी.एस. गोपीनाथ ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1984 में। टी.एस. गोपीनाथ ने इसकी खोज की थी 1984 में। 1984 में टी.एस. गोपीनाथ ने शीतनवासल गुफा की खोज की। और यहाँ के भित्ति चित्रों की खोज किसने की, यानी कि चित्रों की बात करें, भित्ति चित्रों की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, श्री ध्रुवील ने। किसने की थी, श्री ध्रुवील ने। श्री ध्रुवील ने किसने की थी, श्री ध्रुवील ने। भित्ति चित्रों की खोज श्री ध्रुवील ने की थी। गुफा की खोज किसने की थी, टी.एस. गोपीनाथ ने 1984 में। ये चीज़ें याद रखना। जैन गुफा मंदिर है, 4 गुफाएं हैं, छत पर कमल सरोवर का दृश्य है। ठीक है। तंजौर तमिलनाडु में है, कृष्णा नदी के किनारे पे है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है। एक्रिलिक नहीं, ट्रपाइन ऑयल नहीं, फेविकोल नहीं, लिनसीड ऑयल है। तो बाइंडर मतलब जो होता है ऑयल कलर होता है, उसको मिक्सर करने के लिए मिक्सर के रूप में लिनसीड ऑयल काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, लिनसीड ऑयल। तो सही क्या हो जाएगा, लिनसीड ऑयल। याद रखना। इसके बाद में देखिए महारविजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है, महारविजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है, तो गुफा संख्या 26 है। कौन सी गुफा है, 26। महारविजय की प्रतिमा गुफा संख्या 26। महापरिनिर्वाण जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। ये कहाँ पे है, महापरिनिर्वाण की प्रतिमा जनता की कौन सी गुफा में है, गुफा संख्या 26 में। बोले तो महारविजय की मूर्ति कौन सी गुफा में है, गुफा संख्या 26 में। महारविजय की प्रतिमा कहाँ पे है, गुफा संख्या 26 में। और महापरिनिर्वाण की प्रतिमा कहाँ पे है, गुफा संख्या 26 में। 1 नंबर गुफा है, इसमें कौन सी है, बुद्ध चक्र प्रवर्तन। कौन सी है, 1 नंबर गुफा में कौन सी प्रतिमा है, बुद्ध चक्र प्रवर्तन की प्रतिमा है, जिसको बोलते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन जो है ना, धर्म चक्र प्रवर्तन की प्रतिमा है, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन की प्रतिमा है 1 नंबर गुफा में। कहाँ पे है, 1 नंबर गुफा में। ठीक है। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है। फ्रेंड्स ये बहुत फेमस है, यताति श्रृंखला है। कौन सी है, यताति श्रृंखला। ए रामचंद्रन की कौन सी है, यताति श्रृंखला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचमढ़ी गुफाएं किस से जुड़ी हुई हैं, पूछा गया है पंचमढ़ी गुफाएं किस से जुड़ी हुई है, तो किससे जुड़ी है, पांडव से जुड़ी हुई है। किससे, पांडव से। याद रखना पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हुई है, पांडव से। पंचमढ़ी गुफाएं फ्रेंड्स है कहाँ पे, तो पंचमढ़ी गुफाएं ये पूछे कि कहाँ पे है, तो एमपी में है। कहाँ पे है, एमपी में, महादेव पर्वतमाला में है। मध्य प्रदेश में है, महादेव पर्वतमाला में है। कहाँ पे है, ये देखो महादेव पर्वतमाला में है, महादेव पर्वतमाला में है, मध्य प्रदेश में महादेव पर्वतमाला में स्थित है पंचमढ़ी की गुफाएं। ठीक है। अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि पंचमढ़ी के गुफाओं की, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे। ठीक है। अब देखो पंचमढ़ी के गुफाओं की अगर खोज की बात करें तो पंचमढ़ी गुफाओं की खोज किसने की थी, हंटर ने। किसने की थी, पंचमढ़ी गुफाओं की खोज हंटर ने की थी 1932 में। कब की थी, 1932 में। पंचमढ़ी गुफाओं की खोज 1932 में हंटर ने की। और चित्रों की खोज किसने की थी, चित्रों की खोज, ये तो होगी गुफाओं की खोज हंटर ने 1932 में। चित्रों की खोज की थी डी.एच. गार्डन ने। किसने की थी, डी.एच. गार्डन ने, डी
डी एच गार्डन ने। किसने की थी? डी एच गार्डन ने। किसने की थी? डी एच गार्डन ने की थी। और कब की थी? 1936 में। यानी कि 4 साल बाद चित्रों की खोज हो गई। और पहले 1932 में हंटर ने गुफा की खोज कर दी। हंटर मतलब आप अपने दिमाग से ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, हंटर मतलब शिकारी। पहले शिकार करने के लिए कोई गया था तो उसने देख लिया गुफा को, तो हंटर ने पहले देखा। हंटर मतलब शिकारी ने पहले देखा, तो हंटर ये नाम है, शिकारी नहीं है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ थोड़ी याद करने की। तो पंचमढ़ी पहले हंटर ने देखा 1932 में, फिर चित्रों की खोज डी एच गार्डन ने 1936 में, 4 साल बाद। याद हो गया? ठीक है। तो पंचमढ़ी गुफाएं जो है पांडव से जुड़ी हुई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, एलोरा की गुफा हम कर चुके हैं। एलोरा की गुफा हम कर चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा था? कैलाश मंदिर कौन सी गुफा को बोलते हैं? 16 नंबर गुफा को बोलते हैं। 16 नंबर गुफा को क्या बोलते हैं? कैलाश मंदिर। 14 को क्या बोलते हैं? रावण की खाई। क्या बोलते हैं? रावण की खाई बोलते हैं। रावण की खाई। 14 नंबर गुफा रावण की खाई। 16 नंबर गुफा क्या है? कैलाश मंदिर है। तो याद रखना 16 नंबर गुफा कैलाश मंदिर। और 30 नंबर गुफा छोटा कैलाश था। 30 नंबर गुफा क्या था? छोटा कैलाश था। छोटा कैलाश 30 नंबर गुफा, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डच ड्राफ्टमैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति 3 गायक जिसे चित्रित किया। देखो डच, इनमें से डच कलाकार कौन है? बात सीधी आती है कि इनमें से डच कलाकार कौन है, ये बात आती है। डच कलाकार, वह प्रिंट मेकर भी था। तो इनमें से अगर डच की बात करें तो डच रेम्ब्रांट है। कौन है? रेम्ब्रांट। तो यही एक प्रिंट मेकर भी था जिसने क्या है? 3 गायक चित्रित किया है। 3 गायक चित्रित किया है। इतना याद रखना। रेम्ब्रांट कहाँ का है? डच का है। तो ये चीज़ें आप याद करोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि कौन कलाकार कहाँ से। तो रेम्ब्रांट डच से हैं। तो इसमें देखिए राफेल कहाँ के कलाकार हैं? राफेल हैं इटली के। तो ये इटालियन कलाकार है। कहाँ के हैं? इटली के। तो इटालियन कलाकार हो गए। उसके बाद में साल्वादोर डाली का बताते हैं। साल्वादोर डाली हैं स्पेन के। कहाँ के कलाकार हैं? स्पेन के। कहाँ के कलाकार हैं? स्पेन के। ये विंसेंट वान गोग है। ये क्या है? ये भी एक डच चित्रकार है। क्या है? डच चित्रकार। फ्रांस के हैं, डच चित्रकार हैं। और रेम्ब्रांट भी क्या है? डच चित्रकार है। लेकिन प्रिंट मेकर के रूप में रेम्ब्रांट ने काम किया है। किसने काम किया है? रेम्ब्रांट ने। ये याद रखना। डाली स्पेन के हो गए। स्पेन के बार्सिलोना में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बार्सिलोना। ये पूछ लेते हैं बार्सिलोना, क्योंकि डाली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेन के बार्सिलोना में जन्म किसका हुआ था? साल्वादोर डाली का। तो स्पेनिश कलाकार हैं। फिर इटालियन कलाकार कौन हो गए? राफेल। उर्बिनो में जन्म हुआ था। इटली के उर्बिनो में राफेल का जन्म हुआ। और फ्रांस में कहाँ पे? फ्रांस में विंसेंट वान गोग का जन्म हुआ था। ये डच चित्रकार हो गए। और रेम्ब्रांट क्या है? डच चित्रकार है, प्रिंट मेकर है और ड्राफ्ट्समैन है। ठीक है, जिसने 3 गायक चित्रित किया है। याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? शकुंतला। तो ये जो शकुंतला है वो बहुत प्रसिद्ध चित्र है। वो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? राजा रवि वर्मा के द्वारा। और ये है तेल चित्र। क्या है? तेल चित्र। ऑयल कलर से बना है, बहुत फेमस है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाता है? सैंड मतलब होता है रेत। रेत से जो कलाकृति बनाता था, कौन कलाकार था इसमें से? सुदर्शन पटनायक। कौन था? सुदर्शन पटनायक। याद रखना, सुदर्शन पटनायक जो है बहुत फेमस है, ख्याति प्राप्त कलाकार है सैंड आर्टिस्ट के रूप में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन मूर्तिकार है? फ्रेंड्स, इनमें से मूर्तिकार की बात करें तो एस जी श्रीखंडे है। कौन है? एस जी श्रीखंडे। एस जी श्रीखंडे एक मूर्तिकार हैं, बाकी चित्रकार हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है थोड़ा पेचीदा है। पेचीदा इसलिए है क्योंकि यूपी टीजीटी आर्ट ने 1864 को सही माना है। किसको सही माना है? 1864 को। एक्चुअल में मैं बताऊं, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1854 में। कब हुई थी? 1854 में हुई थी। ये वाला सन है रियल इसका। 1854 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। बाद में क्या था? 1864 भी सन आता है, तब क्या था? स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट उसका नाम बदला गया था। स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट कर दिया गया था। लेकिन स्कूल ऑफ आर्ट, ये जो नाम दे रहे हैं ना, स्कूल ऑफ आर्ट, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट, ये नाम दिया गया था
1951 में। कब दिया गया था? 1951 में। और 1864 में कौन सा नाम दिया गया था? 1864 में स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट नाम दिया गया था, ये याद रखना आप। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, स्थापना कब हुई? 1854 में। याद रखना 1864 गलत है, 1854 सही है, क्योंकि कलकत्ता जो कॉलेज ऑफ आर्ट है उसकी स्थापना 1854 में हुई थी। 1864 उन्होंने सही माना, लेकिन एक्चुअल में सही कौन सा है? 1854 है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? फ्रेंड्स, अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं मिलती हैं। कौन सी? चैत्य और विहार, ये 2 प्रकार की गुफाएं मिलती हैं, चैत्य और विहार। तो अजंता जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए तो था विहार, और पूजा ग्रह के लिए क्या था? चैत्य। चैत्य का मतलब है पूजा हेतु, क्या? पूजा हेतु। और रहने के लिए आवास हेतु क्या था? आवास हेतु तो बात करें तो क्या था? विहार। और पूजा हेतु क्या था? चैत्य। पूजा हेतु चैत्य, और आवास यानी कि रहने के लिए वो था विहार। ये 2 प्रकार के मिलते हैं यहाँ पे जगह। इसके बाद में देखिए नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? नेकचंद रॉक गार्डन, अब देखिए रॉक गार्डन बनाया गया है नेकचंद सैनी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? नेकचंद सैनी। नेकचंद सैनी साहब है ये, नेकचंद सैनी के द्वारा। ये कहाँ पे बनाया गया है? चंडीगढ़ में है, बहुत फेमस है ये, चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन। चंडीगढ़ रॉक गार्डन इसको बोलते हैं, या रॉक गार्डन भी बोलते हैं। तो रॉक गार्डन नेकचंद सैनी के द्वारा बनाया गया है, वो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया था? फ्रेंड्स, स्थापत्य कला पर सर्वाधिक ध्यान देने वाले कलाकार है शाहजहां। इन्होंने तो ताजमहल बनवाया है। तो सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान किसने दिया था? शाहजहां ने। स्थापत्य कला के स्वर्ण युग की बात करें तो शाहजहां का काल है। चित्रकला के स्वर्ण युग की बात करें तो कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। चित्रकला का, अगर चित्रकला की बात करते हैं तो जहांगीर के काल में सबसे ज़्यादा चित्रांकन हुआ है। तो स्वर्ण काल, गोल्डन एज, इसी का काल माना जाता है। और मूर्ति कला यानी कि स्थापत्य कला की बात करें, स्थापत्य कला की बात करें यानी कि भवन बने हैं, वो किसका काल है? शाहजहां का काल है। और चित्रकला में जहांगीर का काल है, याद रखना। इसके बाद में चलिए अगले क्वेश्चन पे। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक। देखो फ्रेंड्स, इतनी सारी पुस्तकों के बारे में पूछा गया है, तो आप ये सारी पुस्तकें हैं और लिख लीजिए आप अच्छे से, क्योंकि यही चीज़ें क्वेश्चन रिपीट भी कर सकते हैं बार बार, कोई दिक्कत नहीं होती इनमें, रिपीट कर सकते हैं। तो अभी ये पूछा गया है कि भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ज्योतिष जोशी। कौन है? ज्योतिष जोशी। ज्योतिष जोशी, याद रखना। 94 में ए, ज्योतिष जोशी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 94 के बाद में 95। अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? देखो फ्रेंड्स, ये घोषणा पत्र के बारे में हम इससे पहले जो वीडियो हैं उनमें जिक्र कर चुके हैं, हम घोषणा पत्र सारे लिखवा चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखो पहले, उनमें मैंने घोषणा पत्र के बारे में अलग से बताया स्पेशल। पूरे जितने भी घोषणा पत्र हैं, गणवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था, भविष्यवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा है ना, अति यथार्थवाद का किसने लिखा है, सर्वोच्चवाद का किसने लिखा है, रोमांसवाद का किसने लिखा है, प्रतीकवाद का किसने लिखा है, वो सारे घोषणा पत्र मैंने लिखवाए हैं उसमें। वो वीडियो आप पहले जाके देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप दे सकते हो। अभी मैं इसका बता देता हूँ कि अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? आंध्र ब्रेतो ने लिखा। ये मैं लिखवा चुका हूँ फ्रेंड्स, ये मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ। तो अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा है? आंध्र ब्रेतो ने। तो पहले वाले वीडियो ज़रूर जाके देखो, उनमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके बताया। अगर आप देख चुके हो तो आपको पता है, याद आ गया होगा कि आंध्र ब्रेतो ने अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र लिखा है। आप याद रखिए ये सारी चीज़ें, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी में, यूपी टीजीटी में आर्ट का जो पेपर होगा उसमें ये ज़रूर पूछेंगे, देखना आप। 2 या इसमें से 4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बन गए घोषणा पत्र को लेकर के। तो अब की बार कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं, चांस बैठ सकता है। तो याद रखना, वो सारे जितने भी घोषणा पत्र मैं लिखवा चुका हूँ पहले वाले वीडियो में। इसके बाद में देखिए, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित करने वाली कलाकार कौन है? वो है अमृता शेरगिल। कौन है? अमृता शेरगिल। थीम तो रही है भारतीय, जैसे 3 भारतीय महिलाएं, हल्दी ग्राइंडर्स यानी कि हल्दी पीसने वाले, ये ऐसे करके ये थीम इन्होंने ली है। लेकिन शैली कौन सी है? पाश्चात्य। जैसे पाश्चात्य शैली में काम करते हैं तेल चित्र का, तो तेल चित्र में इन्होंने काम किया है, पाश्चात्य शैली में इन्होंने काम किया है। और थीम कैसी थी? भारतीय थी। वैसे ही काम करने वाला एक कलाकार और है, बहुत फेमस है, जिसने भारतीय जो हिंदू धर्म का जो देवी देवता हैं उनको लेकर के जो कार्य किया वो किया है
रामायण महाभारत वो प्रसंग को लेकर भी कार्य किया। कौन थे? राजा रवि वर्मा। तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में काम करने वाली इसमें से कौन है? अमृता शेरगिल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 97 मुर्गे की लड़ाई। देखो फ्रेंड्स, कॉक फाइट, ये भी इसका जिक्र कर चुके हैं। कॉक फाइट किसकी पेंटिंग है? के हेबर की। किसकी पेंटिंग है? के हेबर की। कॉक फाइट किसने बनाई है? कांटीगिरी कृष्ण हेबर ने बनाई है कॉक फाइट। बहुत फेमस पेंटिंग है। इसके बाद में देखिए सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है? देखिए वेस्टर्न के क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। तो सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है? सूर्योदय का प्रभाव, इसको ऐसे बोल सकते हो, सूर्योदय का प्रभाव। तो कौन था? क्लाउड मोने। कौन था? क्लाउड मोने। अब देखो, एक है एडवर्ड माने, इसको एक बार ब्लैक कर लेते हैं। एक है एडवर्ड माने, एक है एडवर्ड माने और एक है क्लाउड मोने। एक है एडवर्ड माने और एक है क्लाउड मोने। ये दोनों प्रभाववाद के कलाकार हैं, इम्प्रेशनिज्म यानी कि प्रभाववाद के कलाकार हैं। पॉल गोगा और वान गोग जो हैं, ये दोनों उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। ये प्रभाववाद के कलाकार हैं, ये दोनों उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, क्लाउड का मतलब क्या होता है? ये क्लाउड लिखा है, इसको क्लाउड भी लिख सकते हैं आप। क्लाउड का मतलब होता है बादल। क्या मतलब होता है? बादल। इंग्लिश में क्लाउड है और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बादल। अब देखो, बादल कहाँ पे होते हैं? आसमान में। मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद रखने की। जो आसमान से संबंधित जो चीज़ें पूछे, जो पेंटिंग पूछे, तो वो किसकी होगी? मोने की होगी। क्लाउड मोने है और एडवर्ड क्या है? माने है। बाकी बच गया माने, तो वो क्या है? धरती पे ही रहेगा। इसका मतलब जो चारे को लेकर पेंटिंग बनाई गई है, चारे को लेकर पेंटिंग बनाई है काफ़ी सारी, तो वो पेंटिंग किसकी होगी? एडवर्ड माने की होगी। बाकी किसकी होगी? बादल से संबंधित, आसमान से संबंधित क्लाउड मोने की। तो सनराइज यानी सूर्योदय है ना, सनराइज इंप्रेशन यानी सूर्योदय का प्रभाव, तो ये आसमान से संबंधित है, तो किससे होगी? क्लाउड मोने से संबंधित होगी। इतना याद रखना, ये ट्रिक बता दिया मैं आपको याद करने की। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? पहाड़ी लघु चित्र जो शैली है उसका मूल नाम क्या है? ये पूछा है इसमें। तो मूल नाम क्या है? राजपूत शैली, राजपूत चित्र। क्या है? राजपूत चित्र है। क्या है? राजपूत चित्र। राजपूत चित्र वैसे राजस्थानी शैली है, उनसे ही बाद में पहाड़ी शैली पनपी, इसलिए इसका मूल नाम क्या है? राजपूत चित्र बोल सकते हो आप, राजपूत चित्र। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। रतन परिमु किस क्षेत्र से संबंधित है? रतन परिमु, रतन परिमु जो है वो कला समीक्षा है, कला समीक्षा से संबंधित है, आर्ट क्रिटिक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्ट क्रिटिसिज्म। क्या बोलते हैं? आर्ट क्रिटिसिज्म। तो